गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 20वें चैप्टर 2 लघु कथाएँ का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है बलाई चांद मुखोपाध्याय बनफूल ने, जिनका जन्म सन 1899 ईस्वी सन में हुआ था और मृत्यु सन 1979 ईस्वी सन में हुआ था। बंगाली के प्रसिद्ध लेखक बलाईचांद मुखोपाध्याय की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हुई। वे एक अच्छे कवि, फिल्म राइटर एवं फिजिशियन थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर काम किया। कई नाटकों में अभिनय भी किया। भुवन सोम, होते बाजार एवं अर्जुन पंडित जैसी फिल्मों का लेखन कार्य किया। उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनको विभिन्न राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। यहाँ संकलित लघु कथा बनफूल की कहानियों में से ली गई है। संकलित फर्क लघु कथा में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बार बार होने वाले दंगों की मानसिकता और हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में मानने वाले लोगों के मन में उत्पन्न अविश्वास और आशंका का रेखांकित किया गया है। मनुष्य ही हर प्रकार के भेदभावों को मानता है, जबकि पशु और पक्षी सोच नहीं सकते, अतः उनके लिए किसी देश की कोई सीमा रेखा नहीं होती। आत्ममंथन एक बेहद मार्मिक लघु कथा है, जो पाठक की संवेदना को झकझोरकर उसे सोचने के लिए बाध्य करती है। हम पशुओं और पक्षियों को ही नहीं, दूसरे मनुष्यों की पीड़ा की बहुत महत्व नहीं देते, किंतु जब हम स्वयं उस पीड़ा का अनुभव करते हैं तब हमें सच्चाई का एहसास होता है। इस लघु कथा में पक्षी के चूजे की मृत्यु के पश्चात पक्षियों का आर्तनाद कितना हृदय विदारक है, इसका पता अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात कथानायक को चलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें 2 लघु कथाएँ दी गई हैं। उसमें पहले का हम अभ्यास करें तो पहली लघु कथा है फर्क। उस दिन उनके मन में इच्छा हुई कि भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को देखा जाए। जो कभी एक देश था वह अब 2 होकर कैसा लगता है। दोनों देश एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। दोनों ओर पहरा था। बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं। वह वहीं खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं था। पत्नी थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी। दूसरे के सैनिकों के सामने वे उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे। तो वह भारत पाकिस्तान सीमा रेखा देखने गया था। वह पत्नी और भारतीय सैनिकों तथा कमांडर के साथ सीमा रेखा के बीच उस जमीन पर खड़ा था जिस पर किसी का अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं, कमांडर के उसके कान में कहा, उधर सैनिक आपको चाय के लिए बुला सकते हैं, जाइएगा नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। आपकी पत्नी साथ में है और फिर कल हमने उनके तस्कर मार डाले थे। उसने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूँ। और मन ही मन कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं। मैं इंसान हूँ, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ, इतना विवेक मुझ में है। तो भारतीय कमांडर ने उसके कान में कहा कि आप पाक सैनिक को उसे अपनी सीमा में चाय पीने के लिए बुला सकते हैं, पर वहाँ जाए नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो जो लेखक है वह कहते हैं कि मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ कि अपने पराये का भेद ना समझूं और उसके बुलाने पर वहाँ पर चाय पीने के लिए चला जाऊँ, इतना विवेक तो मुझ में है। वह यह सब सोच ही रहा था कि सचमुच उधर के सैनिक वहाँ आ पहुँचे। रोबिले पठान ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया। उस दिन ईद थी। उसने उन्हें मुबारकबाद दी। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर हाथ मिलाकर वे बोले, इधर तशरीफ लाइए, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। तुम तभी एक
पाक सैनिक वहां आ पहुंचते हैं और सचमुच वे उसे अपनी सीमा में आकर चाय पीने का प्रस्ताव करते हैं। इसका उत्तर उसके पास तैयार था। अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है, आज तो माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका उत्तर जो है उसके पास तैयार ही था, इसलिए उसने बहुत बड़ी ही शालीनता से शुक्रिया कहकर समय का अभाव का बहाना बनाकर उन्हें चाय पीने से जाने से टाल देता है। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ और बातें हुई कि पाकिस्तान की ओर से कुलाचे भरता हुआ बकरियों का एक दल उसके पास से गुजरा और भारत की सीमा में दाखिल हो गया। एक साथ सबने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, ये आपकी हैं? उनमें एक सैनिक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, हमारी है। जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। परिंदे हमसे बेहतर है जो आपस में नहीं लड़ते, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो जब लेखक को जो है वह पाकिस्तान के सैनिकों के साथ कुछ बातें कर रहे थे, तभी बकरियों का एक दल पाक सीमा की ओर से भारतीय सीमा में दाखिल हो जाता है। पाक सैनिक भारतीय सैनिकों से पूछते हैं कि ये आपकी हैं? वह सैनिक हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। तभी उसे एक शेर याद आता है जिसमें कहा गया था कि आदमी से तो अच्छे परिंदे हैं जो आपस में नहीं लड़ते, पर मंदिर पर भी जाकर बैठ जाते हैं और मस्जिद पर भी जाकर बैठते हैं। अब हमारा दूसरी जो कथा है वह है आत्ममंथन। सारे दिन मेहनत कर दोपहर को दक्षिण ओर के बरामदे में बिस्तर बिछा कर लेटा था। जो ही नींद आई तभी एक चीज मुंह पर थप से आ गिरी। जल्दी से उठ बैठा, देखा एक बदसूरत कुत्सित पक्षी का चूजा, न बाल न पर, अत्यंत ही बीभत्स। मैंने क्रोध और घृणा से उठाकर उसे सामने आंगन में फेंक दिया। पास ही एक बिल्ली मानो इसी क्षण के इंतजार में घात लगाए बैठी थी। उसने झपट कर बच्चे को उठाया और भागी। मैनों का झुंड आर्तनाद करने लगा। पक्षियों का हाहाकार देर तक सुनाई पड़ता रहा। थोड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद मैं सो गया। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि दोपहर को सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था कि उसके मुंह पर एक चीज आ गिरती है। वह था मैना पक्षी का एक बदसूरत चूजा यानी कि पक्षी का बदनहार बच्चा। वह उस चूजे को उठाकर आंगन में फेंक देता है, जहाँ पास बैठी एक बिल्ली उसे झपट लेती है। इस पर मैनों का झुंड आर्तनाद करने लगता है। इसके बाद वह सो जाता है। 4-5 साल बीत गए। अचानक एक दिन हमारा इकलौता आंखों का तारा, हमारा बेटा सचिन, सांप काटने से मर गया। डॉक्टर, वैद्य, ओझा, कोई भी उसे बचा न सका। हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर सचिन चला गया। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। मेरी पत्नी भीतर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ महिलाएं उन्हें संभालने में लग गई। बाहर आया तो देखा बच्चे को ले जाने की तैयारी हो रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। तो इस घटना को हुए 5 साल बीत चुके हैं, 4-5 साल बीत चुके हैं। अचानक एक दिन उसका इकलौता बेटा सचिन सांप के काटने से मर जाता है और उसके घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। उसकी पत्नी इस घटना से होश हवास खो बैठती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। बच्चे को स्मशान ले जाने की तैयारी होने लगती है। उसी वक्त मुझे बहुत दिनों बाद न जाने क्यों उसी चिड़िया के बच्चों का ध्यान आया। उसी 4-5 साल पहले निस्तब्ध दोपहर में बिल्ली के मुंह में असहाय पक्षी का छोना और उसके चारों ओर चीखती चिल्लाती पक्षी माता तथा अन्य पक्षियों का झुंड। सहसा एक अनकहे इशारे ने मुझे भीतर तक हिला दिया।
उसी वक्त उसी समय उसे उस चिड़ियों के बच्चे का ध्यान आता है जिसे उसने आंगन में फेंक दिया था और उसे बिल्ली ने झपट लिया था। उसके घर में सब कुछ उसी तरह हो रहा था जैसा जैसा मैनों के झुंड का आर्तनाद था, वैसा ही आज उसके घर में आर्तनाद सुनाई दे रहा था। जिस तरह मैना पक्षी माता जो है अपने बच्चों के लिए चीखती चिल्लाती थी, उसी तरह आज उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए चीखती चिल्लाई जो है वो उन्हें दिखाई देती है, सुनाई देती है। सहसा एक अनकहा सा इशारा जो है उसे अंदर तक हिला देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर था 2 लघु कथाएं वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।